इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके दिमाग में पाकिस्तान और चीन नहीं है। उनके दिमाग में इस वक्त कर्नाटक है और कर्नाटक का वोटर है। अगर बिलावल भुट्टो आए होते तो क्या बहुत उनको तबाक से उनसे मिला जाता ना। जब भी बंदूक आपकी तरफ लगे आप जरा पीछे हट जाए, फिर इसके असरात कम होंगे। और आप ये एक्सपेक्टेशन ना करें कि वो गले लगाएंगे और वो आपको ये जफ्तिये देंगे और वो हाथ दोनों हाथों में लेके और कई बहुत देर तक गुफ्तगू करेंगे। ऐसा नहीं होगा। यह जो है, ये आपके यहाँ का मीडिया साहब कुछ और होगा। हमारे यहाँ का मीडिया जो है वो एक जमाने में मीडिया था, अब उसको यहाँ के लोग गोदी मीडिया कहते हैं। आपके यहाँ के हालात जो हैं वो दरअसल मुझे तशवीशनाक दिखाई देते हैं, क्योंकि अब ये एक कॉल ये है कि साहब इलेक्शन करवा दीजिए, और दूसरे सारी सारी खुदाई लगी हुई है कि नहीं इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। यानी डेमोक्रेसी का एक ये रुख भी तो है ना, उसके बारे में हम इसलिए बात नहीं करते कि शायद आप एम्बेरस होंगे। किस्सा सीधा सीधा ये है कि अगर इलेक्शन हुए तो ये सब हजरात कट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। भारत के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट तकरीबन 110 ममालिक से इन्होंने रिपोर्टिंग की है, 3 किताबें लिखी हैं। सईद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी इस वक्त गोवा के कैपिटल के अंदर मौजूद हैं। नकवी साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो ने दौरा किया सर इंडिया का। सर बड़ा बुरा लगा कि आप लोगों ने गले नहीं लगाया। सर डिप्लोमेसी तो तकाजा करती है कि मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन बड़ा बुरा रवैया हमने देखा जो भारत की जानिब से आया। ये मेरे ख्याल में कुछ गलती हो गई होगी उनसे, फॉरेन मिनिस्टर से। हमारे यहाँ अक्सर गले नहीं मिलाते लगाते और हाथ मिला लेते हैं। ये हाथ मिला लेना जो है वही बहुत होता है। उसके आगे अगर कुछ करें तो इशारा होता है कि भाई अब दोस्ती की जाएगी। देखिए, असल बात जो आप करना चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, एक परेशानी ये है कि एक तो तनाव इन दो ममालिक से हमारा है, एक तो चीन से भी है और उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान से है। ये दोनों ममालिक, इनसे टेंशन जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स को डिटरमिन करने लगा है, आज से नहीं बरसों से। इसका नतीजा ये होता है कि जब ये मुल्क किसी भी इलेक्टोरल मोड में होता है, उस वक्त जो भी आएगा और वो ये एक्सपेक्ट करेगा उसे गले लगा के उछाल दिया जाएगा, वो मेरे ख्याल में एक एक मुगलता है। क्योंकि अभी अभी देखिए, अभी हम आप बात कर रहे हैं 3 दिन के अंदर वोटिंग होने वाली है कर्नाटका में। कर्नाटका साउथ का वो स्टेट है जहां पे अगर बीजेपी जीत गई तो फिर उसका गोया गेट दरवाजा दरबाज हो जाएगा साउथ के लिए। तो वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, यहाँ तक के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उनकी कोई 30 अब बताइए कि वो यहाँ पे दिल्ली बैठ के मुल्क को चलावें या वहां जाके इलेक्शन कैंपेन करें। 30 रोड शोज उनके हैं बिल्ड। तो इस मूड में, इस वातावरण में, इस फजा में अगर पाकिस्तान से कोई आएगा, या अब चीन से भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन यह है कि बस रस्मन बातें हो गई, बल्कि वो ये दिखाना चाहेंगे कि भाई अभी टेंशन मौजूद है, क्योंकि इन दो ममालिक से जो भी रिश्ते हैं वो हमारे, हालांकि मुझे गलत फहमी है, मेरे हिसाब से ये समझते हैं कि इनका वोटर जो है उससे अफेक्ट होता है। अच्छा। और जी, और लिहाजा टेंशन का बरकरार रखना अपने ये मुफीद समझते हैं इलेक्टोरली।
अच्छा नकवी साहब, बराए मेहरबानी एक बात बताएं सर, डिटेल्स की तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि जो सर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने सर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हाथ नहीं मिलाया, जो बेसिक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है वो भी नहीं दिया, यानी 2 कदम उनके साथ चल कर नहीं गए। सर ये गलत तरीकाकार नहीं है? अब ये हाथ नहीं मिलाया ये तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन ये कि कोई टेंशन, इसलिए किसी हद तक टेंशन पैदा किया जाना कोई इससे बाइद नहीं था, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त गंभीर इलेक्शन हो रहे हैं अभी। हम और आप जिस बात कर रहे हैं उस वक्त, इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके दिमाग में पाकिस्तान और चीन नहीं है, उनके दिमाग में इस वक्त कर्नाटक है और कर्नाटक का वोटर है। तो ये है किस्सा। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये है, अच्छा यहाँ खत्म हो जाएगा ये, फर्ज करिए कि ये खत्म हो जाए और उसके बाद अगर बिलावल भुट्टो आए होते तो क्या बहुत उनको तपाक से उनसे मिला जाता ना, इसलिए कि 2024 के नेशनल इलेक्शंस आने वाले हैं। तो ये इलेक्शंस का जब तक सिलसिला जारी रहेगा कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, क्योंकि मौका ही नहीं है कि पॉलिसी को रीथिंक किया जाए। देखिए, दुनिया जो है वो अपने एक्सेस पे बिल्कुल घूम चुकी है। इस वक्त ये वो दुनिया नहीं है जो कि 24 फरवरी 2022 को थी। जब से ये यूक्रेन की जंग और वर्ल्ड ऑर्डर का मामला दरपेश है, तब से ये मान लीजिए कि अरे भाई, जब ईरान और सऊदी अरेबिया गले मिल लिए, अब आप कहेंगे तो हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने, वो तो सऊदी तो हैं, वो दोनों कंधों पे प्यार करते हैं, वो नहीं किया, तो अब ये तो डिटेलिंग की बात होगी, लेकिन ये दोस्ती हो गई। अब देखिए, सीरिया में हमारे बशर अल-असद साहब को वापस लिया जा रहा है उसमें, अरब लीग में, और इसलिए आज नहीं तो कल ये ताल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि दुनिया बदल रही है। अच्छा नहीं, लेकिन ये वक्त जबकि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने पार्टी को मजबूत करने में इलेक्टोरली लगा हुआ है, तो ये वक्त, इस पे अब एक स्टोरी बन जाएगी आपके लिए जरूर कि हम जप्पी नहीं लगाई और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और देखिए साहब ये तो बड़े रूखे सूखे लोग हैं, इनसे तो, ये एक कहानी तो जाहिर है बन जाएगी। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये भी सुन लीजिए कि दोस्ती होगी इसलिए होगी भैया कि हम ये दो जोग्राफिया, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके साथ मैं भी पाकिस्तान आया था जब बस पे वो आए थे, तो वो ये बात कई बार कह चुके कि भाई जोग्राफिया हम नहीं बदल सकते, हम सब कुछ बदल सकते हैं, हम अपने नेबर्स को नहीं बदल सकते। तो लिहाजा जो नेबर्स हैं उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तक गुजारा हो गया। लेकिन अब जिस तरह से दुनिया अपने एक्सेस पे घूम रही है, उसमें बहुत देर तक ये न हो पाएगा जो कि बरकरार फॉरेन पॉलिसी रही है आपके तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। और इधर जो है ये इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन का एक हिस्सा बन गया है फॉरेन पॉलिसी के दो अनासर, पाकिस्तान ज्यादा, चीन उससे कुछ कम, लेकिन है ये हाल। नकवी साहब एक बात है, आपकी जो जो बेसिक आर्गुमेंट है वो जिसे मैं समझ पाया हूं कि नरेंद्र मोदी का भारत के अंदर वोटर सपोर्टर तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान के साथ टेंशन बरकरार रहेगी। उनकी पार्टी गलतफहमी है कि उनको, वो ये समझती है कि जब तक की टेंशन, भाई देखिए, हिंदू कंसोलिडेशन, ये तो साफ खुल के लोग बातें करते हैं, हिंदू कंसोलिडेशन यानी हिंदू एक कंसोलिडेट अपने आप को, भाई इस मुल्क में कितने लोग हैं? इस मुल्क में जनाब अली
14% मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं, यानी 85% यहाँ का हिंदू है। वो कंसोलिडेट अगर हो गया और उसी की पार्टी ये है तो वो जीत गए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वो 85% के अंदर भी फिशार हैं। अब उन फिशारों को कंपोज करने के लिए आपको टारगेट कर दिया जाता है, कभी कभी आप कारामद साबित होते हैं इसके लिए। लिहाजा तरीक़ाकार ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी बंदूक आपकी तरफ लगे आप जरा पीछे हट जाएं, फिर इसके असरात कम होंगे। और आप ये एक्सपेक्टेशन ना करें कि वो गले लगाएंगे और वो आपको ये जप्पिए देंगे और वो हाथ दोनों हाथों में लेके कई बहुत देर तक गुफ्तगू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये हाँ, ये होने वाला है, लेकिन इलेक्शन के आसपास अभी अगर करोगे तो ना होगा। ये ये दुनिया बदल रही है। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे होंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है। इब्राहिम रब्बानी सर, जो इंडिया G20 की कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर भी, जम्मू में, सर आप नहीं समझते कि ये बहुत गलत है? ये एक तनाज़ा है जो पाकिस्तान और भारत के अंदर मौजूद है और इसके अंदर इंटरनेशनल बाकायदा से रेजोल्यूशंस मौजूद है। तो ये इंडिया एक बहुत गलत और एक प्रोवोकिंग स्टेप करने जा रहा है। उस पे यहाँ पे दो व्यूज हो सकते हैं कि ये ना करना चाहिए, ये प्रोवोकेटिव है। और लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा क्योंकि इस वक्त मूड यहाँ का एक इलेक्टोरल मूड है, जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी है उसको और फोर्सेस चैलेंज कर रही हैं, तो वो उस हद तक जाएगा हिंदू कंसोलिडेशन को फरोग देने के लिए। ये है। तो सर क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो जो ये इलेक्शन कैंपेन बढ़ेगी, जो जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस में जोर आएगा, तो पाकिस्तान के साथ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किया जा सकता है? नहीं, पाकिस्तान अभी इलेक्शन होने वाला है 2024 में, वो नेशनल इलेक्शन होगा। अब उसके बाद तब तक अभी आप देखिए क्या हुआ क्या है इस वक्त। जो जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी 1991 में, जब सोवियत यूनियन गिरा था, उसके बाद एक यूनिपोलर मोमेंट आया था। फिर 2008 में जब लेमन ब्रदर्स गिरा तो वो भी धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ। अब इस वक्त हालत ये है कि जो हेजेमोनिक पावर थी यानी वेस्ट की, यानी अमेरिकन की, वो इस वक्त क्वेश्चन है एवरीवेयर। अगर ये ना होता तो सऊदी चीन के इशारे पे ईरानियों को क्यों गले मिला देते? अगर ये ना होता तो तुर्की और सीरिया के रिश्ते क्यों कंपोज? अगर ये ना होता तो ये जो जंग थी अभी हाल में यमन में, वो क्यों खत्म हो जाती? तो बहुत कुछ बदल रहा है इसमें। ये इलाका जो है हमारा आपका, जब आपको अभी मौके मिलेंगे प्रोग्राम करने के बहुत से, जिसमें कि हाथ ना मिलाया जाएगा, जिसमें गले नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसके पसे पर्दा बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, ये भी आप समझ के चलें। वो चल रहे हैं समझकर, लेकिन सर ये इब्राहिम रब्बानी इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक अपना ओपिनियन दे दें कि जो जो इलेक्शन का मूड और ज्यादा बनेगा, जो जो पॉलिटिकल राइवलरीज और भारत के अंदर कैंपेन और ज्यादा तेज होगी, तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किया जा सकता है, जो कि माजी में होता रहा है सर इंडिया की जानिब से। नहीं, अब वो देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है कि द सूफले राइजेस ओनली वंस, यानी जो सूफले की पुडिंग होती है वो एक दफा फूल के ऊपर आती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा अगर वो फ्लैट हो जाए फिर दोबारा नहीं फूलती। तो ये कोई और तरीक़ेकार और भी निकल आएंगे, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल ये मौका जो था, ये आपको भी अंदाजा नहीं है। मैं आ रहा हूँ, मैं होके आया हूँ, अभी परसों ही आया हूँ मैं कर्नाटक से, बेंगलोर से। अरे क्या धुआंधार तकरीरें हो रही चारों तरफ, वहां क्या इलेक्शन का मोड है। और उसके बीच में
ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मुकम्मल तौर से अच्छे कर दिए जाए, वो नामुमकिनात में से है। ये तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। अभी आप देखिए और तमाशा होने वाला है। आप तो कश्मीर चले गए क्योंकि वो ज्यादा ड्रामेटिक मामला है, लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज जो है वो है अभी जुलाई में समिट होगी, जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे, जिसमें सी जिनपिंग भी आएंगे, जिसमें आपके यहाँ से भी जाहिर है कुछ लोग हाजिर होंगे जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और चाह रहे हैं। रूसी रशियन डिप्लोमेसी जो है वो आपको किसी न किसी तरह से इस तरफ ला रही है। तो दुनिया की डिप्लोमेसी बदल रही है, उसके प्रेशर्स बदल रहे हैं। उसकी वजह से हम और आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी न किसी हद तक कामयाब होंगे रिश्ते बहाल करने में। ये अभी ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया बदल रही है, इसलिए नहीं कि यहाँ के दिल बदल गए हैं। बता दें कि जो दुनिया बदल गई है, प्रेशर है। बराबर भुट्टो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सामने सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन का एक माइक पड़ा हुआ है। भारतीय मीडिया ने क्यों बाइकआउट किया था? मीडिया तो सर, मीडिया को तो सवाल पूछना चाहिए, बाइकआउट का क्या सवाल बनता है? ये मीडिया जो है, ये आपके यहाँ का मीडिया साहब कुछ और होगा, हमारे यहाँ का मीडिया जो है वो एक जमाने में मीडिया था। अब उसको यहाँ के लोग गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी को राइम करते हैं मोदी से, तो इसलिए उसका नाम ही है यहाँ गोदी मीडिया। तो ये गोदी मीडिया का तस्करा अगर आप करेंगे, और आपने मुझसे वो कहलवा दिया कि कल मेरे कान में बैठे जाएंगे, इत्तेफाक से इतने ज्यादा बड़े कान हैं कि वो मुट्ठी में आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी उमेटे जा सकते हैं, क्योंकि ये है किस्सा यहाँ पे मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि आप चुप होकर बैठ जाइए, लेकिन यह है कि आप गाना जो गाइए वो हमारे हक में हो, यूं है। ठीक हो गया। तो सर, आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा फिर इंडिया के अंदर रिपोर्टिंग करना, और जिस यानी बस जिंदगी गुजर रही है, क्या बताया जाए आपसे। अच्छी अच्छी खासी गुजर रही है, बजाय इसके कि इन मसाइल में दिलचस्पी न लीजिए, शेर व शायरी कीजिए और गजल गाइए, ठप्पे गाइए और ठुमरियां गाइए और अच्छी अच्छी फिल्में देखिए। अब फिल्में भी आना बंद हो गई हैं बॉलीवुड से। अब फिल्में जो अच्छी आ रही हैं वो आती है मद्रास से, केरला से, क्योंकि यहाँ लोग जरा सा दब गए। ठीक है। साथ साथ ये भी बताएं कि सर, क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, आपने जो इंटरव्यू दिया है, इसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा इसके पब्लिश होने के बाद? इसका रिएक्शन मेरे ख्याल में, मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी, मियाँ मैं हूं कौन। लेकिन ये है कि आपके यहाँ के हालात जो हैं वो दरअसल मुझे तशवीशनाक दिखाई देते हैं, क्योंकि अब ये एक कॉल ये है कि साहब इलेक्शन करवा दीजिए, और दूसरे सारी सारी खुदाई लगी हुई है कि नहीं इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। यानी डेमोक्रेसी का एक ये रुख भी तो है ना। उसके बारे में हम इसलिए बात नहीं करते कि शायद आप एम्बेरस होंगे कि ये कहाँ की डेमोक्रेसी है साहब की जिसमें सब एक तरफ। उनका कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट अब लीजिए वो भी डिवाइडेड है। तो इस वक्त एक तो दुनिया के अंदर ये जो डेमोक्रेसी का ढोंग है वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है सब जगह, वेस्ट में भी और जो जहां जहां उन्होंने तैयारियां की है आपके यहाँ मसलन, और कोई, जैसे आपने मीडिया की बात की, तो हमारा मीडिया कोई ऐसा नहीं है कि जो हम जिसपे कि हमें बहुत ज्यादा फख्र। हम तो साहब मीडिया में उस वक्त रहे हैं जबकि मीडिया था इस वक्त। अब लेकिन हिम्मत वाले लोग यहाँ हैं, यानी ये कि अब वो सोशल मीडिया पे अगर आप देखें ऐसे ऐसे इंटरव्यूज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि जो कि लोग समझते हैं कि ऐसी शायद ना हो सकेगी, लेकिन है। लोग मौजूद हैं, हिम्मत करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो उसको हमारे कुछ एक रवीश कुमार, एक हमारे बड़े बहुत ही फेमस वो थे, एंकर थे, वो उसको हमेशा गोदी मीडिया कहते थे कि गोदी मीडिया ये कह रहा है क्योंकि वो मोदी की गोद में बैठा, उनका मतलब ये था। साहब आखिरी आखिरी वन लास्ट कमेंट कर लीजिएगा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से कि आपने बतौर साफी इंडिया के अंदर होते हुए इमरान खान को कैसा पाया? इमरान खान को कैसा पाया? इमरान खान, देखिए भाई, इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, ऐब बड़ा उसमें जिसे कुछ हुनर आवे, सन्ना है सब खार, अज़ा जुमला हूं मैं भी, है ऐब बड़ा उसमें जिसे कुछ हुनर आवे, है ऐब बड़ा उस सियासतदां में जिसके पीछे पूरी खिलकत खड़ी हो जाए, इसलिए वो खतरनाक है, उसको इतना न उठना। यहाँ भी आलम है, यहाँ भी ऐसे ऐसे नौजवान लोग हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते, जो कि टैलेंट्स हैं स्पीकिंग में, सोच में, फिक्र में और अपने डिक्शन में, लेकिन उनको नहीं इनकरेज किया जाता क्योंकि वो बाकी जो जो मीडियोक्रिटी जो पॉलिटिक्स को पे छाई हुई है, वो डरती है उनसे। वो कहती है कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि ये तो लीजिए साहब यहां से वहां तक इच्छा। भाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि इलेक्शन होगा तो जीत जाएंगे, लीजिए ये सिंपल बात है। अब उसमें 10 तरह के पेच आप लगा दीजिए कि साहब उन्होंने ये किया, वो ये किया, फिर तोशे खाने से सामान लेके भाग गए वगैरह वगैरह। लेकिन किस्सा सीधा सीधा ये है कि अगर इलेक्शन हुए तो ये सब हजरात पड़ जाएंगे, ये है।